getting dipsticking into options, let's just say. In that situation, what kind of trades would you recommend to do? Intraday, positional, in the money, out the money, काफी सारी चीजें बोली जाती हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो शुरुआत कहाँ से करें? एक बाजार है जहाँ पे आप बाय एंड होल्ड का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे बिल्कुल। आप आइए, आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए, खरीदिए उसको और फिर उसमें लंबे समय के लिए आप बने रहें और फिर वहाँ पे एक अच्छा अगर आपने स्टॉक पिकिंग किया है, तो आपका मुनाफा काफ़ी अच्छा बन सकता है। जो एक चीज़ है वो वेरी कर सकता है, राइट? तो इसको हम नॉर्मलाइज़ कैसे करें? सही है। तो नॉर्मलाइज़ करने का एक ही तरीका है, मेरा कितना पैसा बन सकता है कि सामने मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। ओके। इसको बोलते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क। बस टेक्निक्स इज एवरीथिंग, ट्रेड हाथों से किया जाता है, हैंड्स ऑन इज एवरीथिंग। मैथ की कोई जरूरत नहीं है, कोई ग्रीक्स किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। अपुनिश भगवान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहले अध्याय में शो जिसका नाम है बीएनएस ऑप्शंस शो। तो इसमें अभी बीएनएस का मतलब क्या होता है ये हमको अभी बताना नहीं है। हाँ, ये आपको कमेंट करना है वीडियो में और आपको बताना है कि बीएनएस का मतलब क्या होता है। जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो बीएनएस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड में इस चीज को रिवील करेंगे। बिल्कुल, सो ग्रैंड रिवील इन द नेक्स्ट एपिसोड। हाउएवर, पहला अध्याय, पहला शो और शुरुआत से ही करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के पहले ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। करीबन चार इलेक्शन 2004, 8, 15 और 19, 5 इलेक्शन हो गए यार। 5 इलेक्शन और कुछ 18-19 यूनियन बजट के बाद मैं इतना तो हक रखता हूं शुभम अग्रवाल से ये पूछने के बारे में कि ऐसा क्या है जो मनमोहित कर देता है ट्रेडरों को स्टॉक मार्केट में आने पे। ऑप्शन पे तो आएंगे ही आएंगे, पर ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग की तरफ क्या आकर्षित करता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पिछले 20 सालों में इतने सारे लोगों के साथ आपने ट्रेड किया, इतने सारे लोगों के लिए आपने ट्रेड किया, तो कहाँ से आती है ये इच्छा, कहाँ से आती है मंशा? मेरे लाइफ में तो टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत समय से मैं करता था। ये जो इच्छा है ऑप्शंस में ट्रेड करने की, या जो ये इच्छा है ऑप्शंस में ट्रेड करने का, जो उसको बोलना चाहे, वो तो शुरुआत आप ही ने करवाई थी मेरी लाइफ में। तो जब ऑप्शंस में मेरा इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस वाज विद भाविन, बट ये जो वीडियो है इसमें डेफिनेटली हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्तों से सुनते हैं कि मुझे शेयर बाजार में जाकर के ट्रेड करना है और शेयर बाजार में हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, राइट? तो अब उनको ये नहीं पता होता है कि जब शेयर बाजार में आप आते हैं तो कोई एक चीज नहीं है जो आप ट्रेड कर सकते हो। शेयर बाजार में मल्टीपल चीजें हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें? क्या कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, कि ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए? और अभी रिसेंटली ऑप्शंस का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर इंसान को यही लगता है कि बस मैं ऑप्शंस में आकर के पैसा डालूंगा और बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ यहीं पे टोरंटो में, मेरा एक फ्रेंड है, उससे अभी लास्ट वीक की बात हो रहा था और उसको पता है कि मैं ऑप्शंस में कुछ तो करता हूँ इंडिया में। तो वो आया मेरे पास कि मेरे एक फ्रेंड ग्रुप में वो लोग बोल रहे हैं कि हर हफ्ता 50% बन जाता है ऑप्शंस में, तो मुझे भी पैसा डाल देना चाहिए। तो ये एक बहुत मतलब बहुत ज्यादा लुक्रेटिव साउंड कर सकता है कि 50% हफ्ते का बहुत बड़ा रिटर्न होता है। बिल्कुल। बट अगर वो 50% बन रहा होता तो फिर और किसी बिजनेस में कभी जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वही कर लेते, सब लोग कर लेते। बहुत सी बात। एक किस्सा याद आता है मुझे। हम लोग मोतीलाल में, मैं और शुभम साथ में ही थे, तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाना होता था। ठीक, घूमने नहीं जाना मतलब हम अपनी इच्छा से नहीं घूमते थे, हमें घुमाया जाता था। तो बेसिकली आइडिया वही था कि कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का लगाव ऑप्शंस के इंस्ट्रूमेंट पे आए और तरीके से ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू करें। मेरे हिसाब से 2008-2009 में सारा कुछ धीरे धीरे करके ऑप्शंस की तरफ, एटलीस्ट राइटिंग की तरफ आना शुरू हुआ। 11 में एक थोड़ा सा डिबैकल हुआ था, उसकी वजह से काफी सारे लोग घबरा गए। उसके बाद की ये टूर की बात कर रहा हूँ मैं। आई वॉज ट्रैवलिंग टू गुजरात, नॉर्थ गुजरात में महसाणा में आई वॉज डूइंग अ वेबिनार और सेमिनार, सॉरी। और वहां पे मैं पिच कर रहा था ऑप्शंस क्यों ट्रेड करने चाहिए। 50% की जो बात है वहीं से मैं कंटेक्स्ट लेके बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला, बॉस आप मेरे को बताओ कि कितने स्टॉक अपर सर्किट मारते हैं। अपर सर्किट 20% का लगता है, कितने स्टॉक अपर सर्किट मारते हैं? बोला 10, 15, 20। तो बोला हमारे यहाँ ऑप्शन में कम से कम हजारों ऑप्शन ऐसे होंगे जो डबल होते हैं। आप करना चाहेंगे ऑप्शन में ट्रेडिंग? बोला हाँ बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, सिखाना बंद कर दीजिए, आप जाइए ऑफिस,
और वहां जाके हर रोज उस 1000 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन हमें निकाल के दीजिए जो कि डबल होने वाला है, बस और सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो that is the perception, I do agree, which get people glued to, but ये काफी सारी रिपोर्टें आती है और इतना सारा जो जो इतनी सारी जो मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश होती है ऑप्शन के द्वारा। आपको क्या लगता है कि क्या तरीके होने चाहिए ऐसे जो इस मंशा से और इस इच से आने वाला इंसान बस वो इच खत्म करते करते ही चला ना जाए और रुक जाए, ठहर जाए? सो पहली बात तो जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपको समझना चाहिए कि अलग अलग तरह का, ब्रॉडली 2 तरह का बाजार है। एक बाजार है जहाँ पे आप बाय एंड होल्ड का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे आप आइए, आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए, खरीदिए उसको और फिर उसमें लंबे समय के लिए आप बने रहें और फिर वहां पे एक अच्छा, अगर आपने स्टॉक पिकिंग किया है तो आपका मुनाफा काफी अच्छा बन सकता है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है ऑप्शंस का, अब ये जो बॉल गेम है ये बहुत अलग है। ये ऑप्शंस का जो पूरा मार्केट है ये स्किल का गेम है, और जब तक आप मैथ्स नहीं सीखेंगे कि उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, ऑप्शंस में मुझे क्यों ट्रेड करना चाहिए, जो हम इस शो के जरिए में कोशिश करेंगे कि बहुत सारे वो परसेप्शंस को हम क्लियर करते चले जाएं। तो पूरा का पूरा स्किल का गेम है, और मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के लोगों को किस तरह का स्टाइल चूज करना चाहिए। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल, लेट्स से, अगर आप टेस्ट कर सकते हैं मे बी कि अगर आपकी बीवी आपसे पैसा मांगती है और आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो शायद आपको स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस का बाजार हो सकता है रोज आपसे पैसा मांगेगा और आपको वो देना भी पड़ेगा, राइट? नहीं तो ब्रोकर तो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो और कुछ लोग हैं जो एकदम रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है, राइट, कि हाँ चलो ये कर लेते हैं, हाँ तो चलो जिंदगी में ये भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो चलो वो भी कर लेते हैं, रिस्क लेते हैं, हाँ चलो रिस्क लेते हैं। तो वैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है कि एक इनहेरेंट नेचर होता है, ट्रेडर का एक इनहेरेंट नेचर होता है रिस्क एपेटाइट। तो अगर आप अपने लाइफ में रिस्क ले पा रहे हैं कि हाँ चलो आज 10,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने एक कोई कहीं जाकर के आपने बहुत अच्छा कपड़ा खरीदा, 50,000 का आपने सूट खरीद लिया और नेक्स्ट डे उस पर सेल लग गया, फिर भी आपको दुख नहीं हो रहा है, चलो मैंने तो ले लिया था, कल ही पहन लिया, मेरा तो हो गया, राइट? तो तब आप एक में भी आप रिस्क एपेटाइट आपका बहुत हाई है और आप ऑप्शंस में हो सकता है ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप रिस्क ले सकते हैं क्या मार्केट में। अगर ले सकते हैं तो ही ऑप्शंस मार्केट में आइए, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको मे बी म्यूचुअल फंड या फिर आपको स्टॉक पिकिंग पे ही रुकना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करना शुरू करें कि आप, लेट्स से, आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो और फिर आप अगर ऑप्शन मार्केट में आकर के ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि एक वहां पे एक इवेंट हुआ था जहां पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हर ट्रेड में हमें कितना परसेंटेज ऑफ द कैपिटल रिस्क लेना चाहिए, या कितना परसेंट का मुझे रिस्क लेना चाहिए हर एक ट्रेड में, ठीक है, राइट? ठीक है, कितना लॉस होगा तो उतना का ट्रेड लेना चाहिए। तो वहां मेरा बहुत क्लियर आंसर था कि हर ट्रेड में आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना पैसा आप खो सके। पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा अगर उस ट्रेड में आपने जितना पैसा डाला, अगर पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा और आपको अगर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका राइट नंबर है जो आपको रिस्क लेना चाहिए। तो वैसे ही जब आप ऑप्शंस मार्केट में आ रहे हैं तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट वो होना चाहिए जो, अगर जब आप शुरू करेंगे तो तैयार रहिए कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस देना पड़ेगा, तो आप छोटे कैपिटल से शुरू करिए, बट कैपिटल उतना होना चाहिए जो चला जाए शुरू में 1-2 बार तो आपको बहुत ज्यादा उस चीज से फर्क ना पड़े और वो एक लर्निंग कॉस्ट की तरह आप ट्रीट कर पाए, और जब बाद में आप ये गेम सीख जाएंगे तब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को हो सकता है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कहते हैं करीब करीब जो आप समझे ऐसा कि 10 लोग आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में और 10 में से समझिए 5 लोग 6 लोग अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग छोड़ जाते हैं, और उन 6 में से करीब करीब 4 जने ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ पहले सौदे के बाद अपने आप को ऑप्शन से रुखसत कर दिया। क्यों? क्योंकि जो अभी शुभम ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि एक संक कॉस्ट आती है। जो आज सूट लिया 50,000 का, कल 15,000 में मिल रहा है। इस चीज का आपको अगर फर्क नहीं पड़ता है कि मायने सिर्फ यही है कि अगर आपने कुछ पैसे लगाए ऑप्शंस में और वो अगर
पूरे के पूरे निकल गए, तो उस सूरत में मेरा 100% कैपिटल वाइप ऑफ हो गया। इस बात की दुहाई देके ऑप्शंस मार्केट से निकल जाना, ये जो है ये एक एडजस्टमेंट होगा गलत, अपने कैपिटल के साथ, अपने रिस्क के साथ। तो मुद्दों पे तो मैं आऊंगा। मैंने एक सवाल मुझे पूछा गया था, टीम के साथ मैं बात कर रहा था कि हम ऐसे बीएनएस शो का पहला एपिसोड शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूछा उन्होंने ऐसा कि आप लोग हमारे से इतने सारे, मेरे ट्रेनर्स हैं, तो आप लोग हमसे इतने सारे यूट्यूब वीडियो करवाते हैं, तो इतना बस नहीं हो गया, अब आपको भी खुद को भी कुछ बात करनी। तो सवाल ये है कि ये अपेक्षाएं निर्धारित करना जरूरी है। यू हैव टू सेट द एक्सपेक्टेशन राइट, एंड व्हाट बेटर टू सेट द एक्सपेक्टेशन राइट अदर देन द फर्स्ट एपिसोड। सो मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन द नॉलेज दैट यू शेयर, जो सीख आपको आपका अनुभव देता है, उतनी सीख और कहीं से नहीं मिलती। सो गिर के पढ़ के जो संभलने वाले में जितनी सीख मिलती है, उतनी सिखाए नहीं मिलती। सो दैट प्रकृति का नियम है, इंसान सीखता भी उसी हिसाब से है। आप छोटे थे तब आप गिरते पड़ते थे, आपको समझ में आता था कि चलिए खड्डा है, अब यहाँ से उसको मेरे को फलांग के जाना है। सो something similar is something as natural as that is being tried। और बस ऑब्जेक्टिव यही है, चार चाय की चुस्कियां हमारे साथ मारिए, अदरवाइज इस तरह इसमें क्या है वो रिवील नहीं करना है। जिस तरह से बीएनएस ऑप्शन शो में बीएनएस का मतलब क्या होता है वो रिवील इस एपिसोड में नहीं होगा, उसी तरह से इस ग्लास में क्या है वो रिवील नहीं होगा। इट्स अ फाइन स्प्रिंग evening today and very bright and sunny, right? हमारे पीछे मैलेट्स और स्वॉन्स घूम रहे हैं, राइट? स्वॉन जो होता है वो सफेद कलर का होता है, ठीक है। हंस जिसे बोलते हैं, मेरे हिसाब से हंस ही बोलते हैं, आई थिंक हंस सफेद कलर का होता है। और ब्लैक स्वॉन जो होता है वो काले कलर का होता है और वो कहीं दिखता नहीं है। नसीम निकलेस तालिब ने इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख दी है, तो उसके ऊपर आऊंगा मैं, मुझे कुछ याद आ गया इस वजह से उसके ऊपर आऊंगा। अब बहरहाल जारी रखते हैं। मेरे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर आप थोड़ी सी लाइट डालिए, और मुझे लगता है कि इससे इसी चर्चा में से एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग निकल के आ जाएगी। तो ये हमने जाना बिल्कुल कि कैपिटल कितना होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए, पेरिफेरी में हमने बातें की। पर मुझे आप ऐसे बताएं कि अगर मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मेरे पास एक 10-12 लाख का कैश का पोर्टफोलियो है, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, और मैं उतना इन्वेस्ट कर सकता हूं, उतना मैंने इन्वेस्ट करा हुआ भी है। ऐसी सूरत में इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल वाला ट्रेडर है, और मुझे खेलना है, मुझे पता है कि थोड़े पैसे लग भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अगर मैथ लगाना हो, तो कैपिटल की कैलकुलेशन में मुझे किस तरह का अपने आप को रेडी करना पड़ेगा टू स्टार्ट विथ इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो हम जो भी बात करेंगे वो ज्यादातर मतलब नंबर्स, मैथ्स, प्रोबेबिलिटी के अराउंड ही बात करेंगे। कोई गट फील का यहाँ पे कोई ज्यादा जगह नहीं होता है। जब आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ले रहे हैं तो आपको हार्ड कोर डेटा पॉइंट पे ही ट्रेड करना चाहिए। तो मैं अपना कोई पर्सनल बायस को सामने नहीं रखते हुए अगर मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर आऊं जी, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये बोलता है कि आपका स्ट्राइक रेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका पर ट्रेड कैपिटल आपको कितना डिप्लॉय करना है। ठीक है। तो मैं एक बॉलपार्क नंबर देता हूँ जिससे कि एक क्लैरिटी आ जाएगा। तो अगर आपका 60% का स्ट्राइक रेट है, जिसका मतलब है, और ये स्ट्राइक रेट का मतलब होता है एडजस्टेड स्ट्राइक रेट, मतलब अगर लेट्स से आप अगर हर ट्रेड में 2:1 का प्रॉफिट बनाते हैं, कि जब प्रॉफिट बनाते हैं तो दुगना बनाते हैं, और आप जब लॉस बनाते हैं तो आप 1 का लॉस बनाते हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट 66% है। हाँ, ठीक है। आपका स्ट्राइक एडजस्टेड स्ट्राइक रेट 66%। तो मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला जो चीज करना है आपको कि आप अपना जो रिवॉर्ड टू रिस्क जो आपको मिल रहा है उसके हिसाब से अपना स्ट्राइक रेट को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट के बाद अगर आपका स्ट्राइक रेट 60% है तो मैथ ये बोलता है कि आपको अगर 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है कि मेरा पोर्टफोलियो ब्लो अप हो जाएगा। 1% से ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है। अभी 1% भी मैं क्यों लेने का बात कर रहा हूँ, 0 का क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मैथ को कि या ये एल्गोरिथम को प्रोबेबिलिटी का कि मुझे 0 रिस्क लेना है, तो आंसर क्या आएगा?
ट्रेड मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत एग्जैक्टली करो, एग्जैक्टली तो हमें कोई ना कोई रिस्क नंबर तो डिफाइन करना पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं 99% श्योर रहना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो उड़ नहीं जाए, हाँ सही है, राइट, ठीक है। तो मैथ ये बोलता है कि 1/11 हाँ। ऑफ द कैपिटल आपको हर ट्रेड में लगाना चाहिए। अगर आप वो लगाते हैं हाँ। तो आप जो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक लॉसेस हो सकता है के बावजूद आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। 99% इज द प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ओके, राइट। अगर बहुत यही आपका स्ट्राइक रेट 50% है तो 1/13 का कैलकुलेशन आता है। ओके, अगर आपका स्ट्राइक रेट 70% है तो 1/9 का कैलकुलेशन आता है। बहुत तो रफली हम उसको अगर नॉर्मलाइज कर दें तो 1/10 ऑफ द कैपिटल इज काइंड ऑफ द थंब रूल परफेक्ट। कि आपके पास अगर मुझे ट्रेड करना है 10 लाख की कैपिटल में तो मुझे हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए? 1 लाख रुपए, सही है। अगर मैं ये करता हूं तो मैथ ये बोलता है कि 99% प्रोबेबिलिटी के मैं जिंदा रहूंगा। और पहला चीज जो हमें करना चाहिए ऑप्शन मार्केट में वो है जिंदा रहना, पहले बहुत जरूरी है। ये बात बहुत सही बोली। सो इस चीज को मैं वापस यही चीज को रिएटरेट करूंगा कि ये एक कितना आसान तरीका है कि एक एक गिनती ही है, वो जो गिनती ने हमें इतना बता दिया कि एक तरीका ऐसा है जिसके बिना पे अगर आप ट्रेड करें और कैपिटल डिप्लॉय करें तो बहुत कम संभावना रह जाती है कि यू विल हैव टू शट शॉप एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। सही है ना? तो 1/10 इज द मैजिक नंबर गाइस। 1/10 is the capital that you should deploy in every trade and keeping, देखिए ऐसा है कि with the non-linear payoff ऑप्शंस अपने आप में बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है टू गिव यू मच मोर व्हेन योर हार्ट डिजायर्स एंड द सेम मूव कम्स अप एंड टेक वेरी लेस फ्रॉम यू व्हेन थिंग्स गो साइडवेज फ्रॉम यू। तो वो बात तो है बिल्कुल। चलिए, कैपिटल की बात होती है तो उसके साथ कैपिटल के साथ रिस्क की भी बात होनी ही चाहिए। तो छोटा सा अब हमने एलोकेट तो कर दिया, चलिए कि लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया। इससे एक और बात मुझे याद आती है, शुभम सेड आप जिंदा रहेंगे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब दिस इज इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। व्हाई? बिकॉज we have lived in the market long enough to see people come and go, right? मैं नाम किसी के नहीं लूंगा, पर there were heroes of option writing back in 2008 2009. It was so much so that I have been pressurized to create a product just like them. Blew up in 2011. ठीक है, उसी तरह से 15-16 में लोग जमा हुए जिन लोगों को ऐसा लगता था कि वी आर इनविंसिबल, so much so that they started claiming that boss टेक्निक्स इज एवरीथिंग, ट्रेड हाथों से किया जाता है, हैंड्स ऑन इज एवरीथिंग, मैथ की कोई जरूरत नहीं है, कोई ग्रीक्स किसी को सीखने की जरूरत नहीं है, अपुनिज भगवान है, अपुनिज भगवान मोर सो अपुनिज भगवान है काइंड ऑफ फिलॉसफी। आई कांट सी देम एनीवेयर। ठीक है, the so-called wall traders and arb traders back in 2006 2007 nowhere to be seen. So ये तरीके बहुत बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, पर बहुत जरूरी है इस चीज को निर्धारित करने के लिए कि जब तक ऑप्शन रहेंगे तब तक आप रहेंगे। चलिए ठीक है, अब कैपिटल की बात हो गई। एक और पहलू है हर ट्रेड का नुकसान। ठीक है, अब जबकि जहां ऑप्शंस की बात आती है, मैं स्टॉप लॉस डिसिप्लिन ट्रेडर्स, मुझे पक्का यकीन है कि वो चीजें अप्रिशिएट होती है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर इस विषय में लॉस प्रोविजनिंग का मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं थिंग्स हैव टू बी कर्टेल्ड एंड किस प्रकार का लॉस प्रोविजनिंग करें जब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो कि जो अगले कुछ ही दिनों में इतनी क्षमता रखता है अपने आप को तोड़ने की कि वो जीरो ही हो जाए, पूरा का पूरा कैपिटल लेके चला जाए। तो लॉस प्रोविजनिंग के हिसाब से क्या करें वो बताएं हमें। सो दो चीजें के बारे में बात करते हैं और भाविन हम लोग इस एपिसोड में। तो एक तो जो आपने बोला रिस्क प्रोविजनिंग, और मैंने पहले बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि जितना पैसा आप खो सकते हैं हाँ, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। राइट। लेकिन अब अगर हम बात करें कि पर ट्रेड रिस्क हमारा क्या होना चाहिए, सही है। अब वो कैसा है कि आई थिंक जो संजीव कपूर अपने शो में बोलते थे नमक स्वाद अनुसार वैसे ही रिस्क प्रोफाइल है ना, कोई जनरलाइज चीज नहीं होता। Okay. उसमें हो सकता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट है
कि मैं हर ट्रेड में 25,000 का रिस्क ले सकता हूँ। करेक्ट, आपका रिस्क एपेटाइट है कि आप 10 लाख का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। राइट? तो रिस्क जो एक चीज है वो वेरी कर सकता है, हम्म, राइट? तो इसको हम नॉर्मलाइज कैसे करें? सही है। तो नॉर्मलाइज करने का एक ही तरीका है, मेरा कितना पैसा बन सकता है कि सामने में कितना रिस्क ले रहा हूँ, ओके, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क। राइट। कितना पैसा बन सकता है कि तो सामने में कितना कितना रिस्क रिस्क ले ले रहा रहा हूँ, हूँ, सही है। और उस चीज का होने का 3 पर्सपेक्टिव होता है एक्चुअली, रिवॉर्ड, रिस्क और उस चीज का होने का प्रोबेबिलिटी। हाँ, वो भी ठीक है। क्योंकि अगर मैं 10:1 का एक बटरफ्लाई ले लेता हूँ, हम Right. आगे बात करेंगे बटरफ्लाई क्या होता है, Right. बट 10:1 का बटरफ्लाई ले लेते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है, 10:1 है, सही है, बट वो होने का प्रोबेबिलिटी है 5%, राइट, राइट? तब Right. तो वो कोई काम का नहीं है ना, बिकॉज वो Right. 10:1 मुझे मिलने ही नहीं वाला है। राइट, तो प्रोबेबिलिटी एडजस्टेड रिवॉर्ड टू रिस्क इज द फाइनल आंसर जो हमें देखना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी को अगर थोड़ा साइड में रखें तो रिवॉर्ड टू रिस्क कि जितना मैं पैसा कमा सकता हूँ हाँ, उसका, मेरा तो थंब रूल है कि जितना मैं पैसा कमा सकता हूँ उसका आधा से ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा, चलिए ठीक है, मतलब 2:1। चलिए ठीक है। 2:1 एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमें उससे ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए इन अ जनरल टर्म। अब अगर मैं राइटिंग की बात करूंगा जहां स्ट्राइक रेट ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके बारे में हो सकता है कि 1:1 भी काफी अच्छा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला 3 चीजें, रिवॉर्ड, रिस्क और प्रोबेबिलिटी, चलिए ये भी 3 सही है। चीजों को कंबाइन करके हमें देखना चाहिए। ये भी सही है। और एक चीज आई थिंक हमने चर्चा नहीं की क्योंकि ये एकदम पहला एपिसोड है। मेरे सवाल पूरे नहीं उसके बाद आप Okay. आप पीजिए, मैं थोड़ा सा ठीक है, तैयारी करके आता हूँ। ये पीने से सवाल दिमाग में आ रहा है। नाइस, ओके। सी सी एक एक चीज मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब ट्रेड करते थे तभी, स्पेशली व्हेन यू ट्रेड ऑप्शंस, आपको पता होता है कि वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी, वेरी ब्राइट, हमने तो बेचा है ऑप्शन को इसी तरह से कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस दैट डबल एंड वेरी बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑप्शन एक्सपायरिंग आउट ऑफ द मनी, और आप रादर राइटिंग करने पे ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो ये विरोधाभास जो है वो हमेशा से एक जिंदगी का हिस्सा ही रहा है। Like Shubham said that something that you have to account for is, along with risk reward, the probability of that happening. So more probable an outcome, less would be the risk reward that you can assign also. Less probable the outcome and more will be the risk reward. मतलब एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है 10% ऊपर का, उस चीज का इन द मनी होने की बहुत कम संभावना है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा कि अगर ये चीज हो गई तो 1 का सीधा 10 हो जाएगा, पर उस चीज की संभावना 10% ही है। सो दैट इज वेरी फाइनली सेड। तो रिस्क रिवॉर्ड 2:1 बहुत सही बात है, बट उस चीज की संभावना कितनी है? इफ इट्स नॉर्मल संभावना देन 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड, माने जो भी आपने पैसे लगाए हैं उसका आधा, लाख रुपया लगाया, मैक्सिमम 50,000 का लिस्ट ले लो, ठीक है। यहां तक पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने के बाद मुझे ये जानना है कि अभी तो फिलहाल हम राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज्यादा तवज्जो ना देके सिर्फ बाइंग पे कंसंट्रेट करते हैं। किस तरह के ऑप्शन बाइंग के सौदे, मैं अगर आज सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहा हूं अपनी जिंदगी में और ऑप्शंस में सिर्फ अपने जस्ट आई एम बस गेटिंग dipsticking into options, let's just say, in that situation what kind of trades would you recommend to do? Intraday, positional, in the money, out the money, काफी सारी चीजें बोली जाती है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो शुरुआत कहां से करें? तो अब इसमें मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा जेनरिक आंसर ही दे रहा हूँ बिकॉज काफी जेनरिक क्वेश्चन है कि एक ऐसा डिश जो सबको पसंद है, हमें हाँ। कुछ ऐसा बनाना है जो सबको पसंद है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो पहली चीज तो जो मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ बहुत बार कि आप जब चावल खरीदने जाते हैं, हाँ। तब हो सकता है आप 3 महीना 6 महीने का चावल एक ही बार में खरीदें, राइट। लेकिन जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं Right. तो आप 3 महीने का सब्जी एक बार में तो नहीं खरीदेंगे। राइट। तो ऑप्शंस वैसे ही पेरिशेबल है, राइट। जिसका मतलब है कि मैं ऑप्शंस को लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली नहीं कर सकता। राइट। तो जो लाइफ स्पैन है ऑप्शन का वो है कि 3 से 5 दिन के अंदर थीटा कर्व घूम जाता है। करेक्ट। राइट, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, 3 More or से less, 5 इसलिए more or बोल रहा हूँ less. कि अगर एक्सपायरी में कम दिन बचा है तो 3 दिन, 3 दिन और ज्यादा दिन बचा है तो 5 दिन। बिल्कुल। 3 से 5 दिन के अंदर थीटा कर्व जो है वो इनफेवरेबल हो जाता है, जिसका मतलब है कि मेरा फोरकास्टिंग पावर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर मैं ऑप्शंस को खरीद के 3 से 5 दिन से ज्यादा रखता हूँ राइट। तो वहां पे मेरा नुकसान बनना तय है। मतलब बिल्कुल। बहुत रेयरली कोई होगा जो
मैंने लॉन्ग टर्म में नहीं देखा कि कोई उसके ज्यादा होल्ड करके पैसा बनाया। बिल्कुल। तो ऑप्शंस में पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए और 3 से 5 दिन के लिए करना चाहिए। पोजिशनली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लेट्स से अगर आप इंट्राडे मूव कैप्चर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो रैंडमनेस है वो एवरेज से बहुत ज्यादा है। उस चीज को प्रेडिक्ट करना एक बहुत स्किल वाला काम है, उतना आसान नहीं है जी। लेकिन अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल मॉडल लेता हूँ, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है हमें खाली हम ये देख रहे हैं कि रोज बाजार ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आज भी बाजार ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक डेटा पॉइंट से मैं बताता हूँ। यहाँ हम कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड डेटा पॉइंट दिखा नहीं रहे, और अच्छी बात यह है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सरल भाषा में। छोटी सी बात करके एक पिक्चर था अमोल पालेकर का, हो जाता है प्यार कैसे करते हैं वो सीखने के लिए। तो उसमें अमोल पालेकर जाता है अशोक कुमार के पास, वो अशोक कुमार ने बोला था कि मैं जो आज सिखा रहा हूँ तुमको, ये है मेरे 40 साल की के अनुभव का निचोड़। तो ये वही निचोड़ है जो आपके पास आ रहा है, बस वो 40 साल आपको जीने की जरूरत नहीं है, ना उस एनालिसिस को परखने की जरूरत है, बट या फॉर श्योर। सो एक डेटा पॉइंट मैं बताता हूँ। एक कंसेप्ट होता है ऑटो कोरिलेशन। ओके, सिंपल करता हूँ इसको, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कल निफ्टी ऊपर गया था तो आज भी ऊपर जाएगा, अगर ये होता है तो ऑटो कोरिलेशन है, करेक्ट, राइट। और अगर ऑटो कोरिलेशन नहीं होता डेटा में तो टेक्निकल एनालिसिस एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत बड़ी बात कह दी है, समझने वाली बात है कि जो जोड़ है आज और कल के मूवमेंट में वो इतना गहरा है कि वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में लेके जाता है जहां वो कल गया था। तो कल ऊपर गया था, कल की तेजी आज की तेजी को इंड्यूस कर रही है, कल की मंदी आज की मंदी को इंड्यूस कर रही है। ये मामला अगर सही नहीं होता, सो स्टैटिस्टिकली if this was not right, this was not a fact, technical analysis would not have existed. This is coming out of a person who cannot have more degrees in technical analysis. He's exhausted all of them. Okay. तो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है निफ्टी में, और इसको आप टेस्ट कर सकते हो कि कितने दिन का ऑटो कोरिलेशन अभी चल रहा है। हर बार वेरी करता रहेगा। Okay. तो अभी का जो आज का बाजार का मैं अगर बात करूं तो निफ्टी में आज का बाजार मतलब एकदम शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 साल का अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 साल में निफ्टी का ऑटो कोरिलेशन का डेटा है 14 डेज। वाओ। जिसका मतलब है कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो जनरली वो 14 दिन तक ऊपर जाता रहेगा। बहुत सही बात, राइट, क्या बात, क्या तो अगर आप ये देखोगे तो मैं जब हम रिसर्च में थे साथ में, तभी भी हमारा टीम का बहुत सिंपल सा एकदम गाइडलाइन दिया हुआ था हमने टीम को। हर आदमी को ना आग से खेलना है कि मैं ही वो बंदा होऊंगा जो बॉटम बताऊंगा, मैं ही वो बंदा होऊंगा जो टॉप बताऊंगा। हमें वो करना ही नहीं, करेक्ट। हमें एकदम शांति से लेजी मनी कमाना है। तो इसीलिए कोई तूफानी ट्रेड नहीं लेना जी। हमें नहीं प्रेडिक्ट करना है कि बॉटम कहाँ होगा, हमें नहीं प्रेडिक्ट करना है कि टॉप कहाँ पर होगा। अगर बाजार रोज ऊपर जा रहा है, ये जानना कोई बड़ा बात नहीं है कि आप देख लो रोज ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो हमें आज भी ऊपर जाने का ही ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये लोगे तो आप 10 में से 6 या 7 बार राइट जाओगे और 3 या 4 बार गलत जाओगे। आपका नेचुरल स्ट्राइक रेट 60%। चलिए ठीक है, आप कितना भी दिमाग लगा लो, ये जो बेसिक सा प्रिंसिपल है ना, मैंने अपने करियर में इतने सारे एनालिस्ट के साथ काम करके ये देखा है कि आप जितना ज्यादा दिमाग लगा लो, इसको बीट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। क्या बात है। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, सिंपल सा चीज है कि आप ये देखिए कि बाजार अगर ऊपर जा रहा था तो आज भी पॉजिटिव ट्रेड लेना है। और 3 से 5 दिन, क्यों? क्योंकि 3 से 5 दिन ऑप्शन का मैथ्स बोलता है कि थीटा डीके 3 से 5 दिन के बाद शुरू हो जाता है। तो 3 से 5 दिन के लिए मैं ट्रेड लेना है। एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड लेना, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, पोजिशनली ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर्ड होता है ओवर इंट्राडे, और आपका ट्रेड का टाइम फ्रेम 3 से 5 दिन का होना चाहिए। चलिए, सही बात है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा। आई थिंक वी विल बी आउट ऑफ टाइम आफ्टर दिस, सो थोड़ी क्लोजिंग रिमार्क्स, एक चुटकुला आखिर में सुनाएंगे, तो उसके लिए जगह रखते हैं। सब बातें हो गई, कितना कैपिटल चाहिए, कितना रिस्क लेना है, कहाँ तक ट्रेड करना है, क्या प्रोविजनिंग करनी है, रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी ट्रेंड, सारी चीजें बात हो गई। पर जहां से ये मुद्दा शुरू हुआ था वहीं पे वापस आते हैं कि 1000 ऑप्शन डबल होते हैं, तो हमें कहाँ अपना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, व्हाट इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन
from an instrument which is capable of going multifold within your 3 to 5 days का time frame, कितना प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है, विच इज रीजनेबल, आउटस्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा कैपिटल गवा दे वैसा वाला कोई सौदा नहीं कर रहे हैं, बट एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए प्रॉफिट का? सो जब बीच में आपने मुझे रोका कि मेरे पास पहले क्वेश्चन खत्म होने दो, तो आपका एक्सपेक्टेशन तो करेक्ट था, यही क्वेश्चन था मेरा। तो हम लोग आई थिंक क्लोज करने के लिए लास्ट क्वेश्चन एकदम मैच होता है। चलिए, तो अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जनरली अगर आपका लालच बहुत ज्यादा है ना, हाँ। तो जब आप बाजार को देखते हो, मतलब मैं बहुत एक कॉमन सा चीज, अगर आप सोचो, आप बाजार में जब ट्रेड कर रहे हो तो एक टर्मिनल है जिसके सामने आप बैठे हुए हो, वो टर्मिनल में से तो कोई हाथ निकल के आया नहीं जो आपका पैसा लेके चला गया, सही है, आपके पॉकेट से पैसा लेके चला गया, ऐसा तो हुआ नहीं। Right. बट आप टर्मिनल के सामने बैठे हो, टर्मिनल को देख रहे हो, आपके पॉकेट से पैसा निकल के टर्मिनल के अंदर जा रहा है। करेक्ट। तो कैसे जा रहा है? वो टर्मिनल नहीं है, आप आईना देख रहे हो हाँ। और आप खुद के इमोशन से ही लड़ रहे हो, ओ, क्या बात कोई कही। नहीं है सामने, बहुत अच्छी बात की, आप बहुत अच्छी अपने बात खुद की। के इमोशन से पूरा टाइम लड़ रहे हो। बहुत अच्छी बात की। तो ये इमोशन से लड़ाई तो जारी रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को कॉन्कर कर लोगे, क्योंकि अगर आप इस चीज को कॉन्कर कर लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जो पता नहीं, शायद कुछ लोग को हो भी जाए बट अगर आप पूरा इमोशन पे काबू कर लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसको जीरो तो नहीं कर सकते जी, बट काफी हद तक हमें इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, और उसका पहला स्टेप है कि हम अपने लालच को कंट्रोल करें। चलिए, तो मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ। मैं अपने लाइफ में आई थिंक 10,000 20,000 ट्रेडर हमने संभाला ही होगा, अपने पूरे करियर का अगर बात करें तो उससे ज्यादा ही संभाला होगा शायद, और हजारों करोड़ का कैपिटल संभाला होगा फॉर श्योर। अगर मैं उसमें देखूं कि एंड में कौन वो बंदा था जो बाजार में आज भी जिंदा है और टिक गया बाजार में और कमा रहा है, और आज भी कमा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो बचा हुआ और कमा रहा है, पोर्टफोलियो बचा हुआ और कमा रहा है, वो कौन वैसे लोग हैं और उनका क्या एक्सपेक्टेशन था। और जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो ही वो जिंदा है, कुछ लोग ऐसे भी है छोटा कैपिटल है लेकिन सेंसिबल ट्रेडर्स है और वो अपना कैपिटल को डिप्लॉय करके आज भी कमा रहे। तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो मैजिक नंबर्स है कुछ जो हमको देखना चाहिए। अभी तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो निफ्टी का CAGR रिटर्न ही 17% था, तो वो तो बहुत अलग ही बात हो गया। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो और थोड़े बड़े कैपिटल में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन 16% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 16% का कंपाउंडिंग अचीव कर पा रहे हो लाइफ में कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर आपका कैपिटल थोड़ा छोटा है, राइट, और आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, और मैं पोजिशनल ट्रेड कर सकता हूँ और मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मीडियम रिस्क काइंड ऑफ, तो मुझे लगता है कि 22 से 24% का आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए साल का। और जो मैंने हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन और फिर भी सरवाइव होते हुए लोगों को देखा है, जैसे ऑप्शन राइटिंग वगैरह का जो लोग बुक संभालते हैं या उस बुक में पैसा डाल दो, और आज से नहीं बात कर रहा हूँ, जो 2010 से या उसके पहले से राइटिंग कर रहे हैं, उस तरह के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने लगभग 36 से 40% का CAGR रिटर्न कमाया है, जहां पे उनका कैपिटल साइज मीडियम है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बट उससे ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ये 3 के बियॉन्ड तो एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकता। I can think अगर of आपका एक्सपेक्टेशन साल का 40% से ज्यादा बनाने का है, आप डेफिनेटली अपना कैपिटल गवा के घर आओगे। 40% से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए। No, that's a reasonable answer. 16% जो मैं स्मॉलेस्ट नंबर के साथ चालू करूंगा, 16% जो बात करी, that 16% compounded return basically more or less doubles your money in what, 4 years लगभग। तो that's good enough returns, that good enough return। कोई धंधा आज की तारीख में बाजार में ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह का रिटर्न देगा। एंड देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 10% 15% रिटर्न्स अ मंथ एंड थिंग्स लाइक दोस, इट्स बेसिकली लाइक बिकमिंग अ ड्रग डीलर जिसकी सजा मौत ही होती है फिर बाद में। अब हमारे में लेजिटिमेट धंधा कर रहे हैं तो मौत हमारी नहीं होती है, बेचारे कैपिटल की होती है। बट देन चलिए, that makes sense actually। चलिए ठीक है, थोड़ा सा छोटी सी समरी एक अगर मैं करने की कोशिश करूं, मुझे आप सुधारिएगा जस्ट इन केस इफ आई लूज आउट ऑन थिंग्स। सबसे पहली बात, हमने कैपिटल की बात करी, तो
किस तरह से अपने कैपिटल को एक एक ट्रेड के अंदर डिवाइड करना है। तो एक हल्का फुल्का सा मैजिक नंबर हमें निकाल के आया कि ये चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर 1/10 ऑफ कैपिटल इन ईच ट्रेड, दैट काइंड ऑफ इज द स्वीट स्पॉट। लॉस प्रोविजनिंग की बात हुई तो वहां पे हमने देखा कि लगभग हाफ ऑफ इट, 2:1, माने जितना कैपिटल लगाया उसका हाफ ऑफ इट कुड बी द लॉस प्रोविजनिंग दैट कैन बी डन। काइंड ऑफ ट्रेड्स की बात आई तो वहां पे हमने बात करी ऑटो कोरिलेशन की, और शुभम ने एकदम आसान तरीके से बता दिया कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तब तो जाके टेक्निकल एनालिसिस एग्जिस्ट करती है। तो उस सिचुएशन में शुरुआत ही करनी है। देखिए चीजें और कॉम्प्लिकेट हो सकती है और बेटर हो सकती है, पर शुरुआत ही करनी है। तो बस बाजार तेजी में है, आप तेजी में अपने ट्रेड लगाते जाइए और देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑन योर साइड ऑफ मेकिंग मनी। और आखिर में प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की बात करी हमने, तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में एक सिंपल सा हिसाब लग गया कि बॉस 16% इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। वहां तक आप पहुंच जाते हो तो उसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि अगर 16% की एक्सपेक्टेशन आप रखते हो और वहां पहुंच रहे हो, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो माने आपने अपनी जिंदगी में जितना रिस्क लेना चाहिए था आपको एज अ ट्रेडर उतना ही लिया है, अनड्यू रिस्क नहीं लिया है। इस बात की पुष्टि करता है ये। पुष्टि करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लेट्स से केबीसी खेल रहे हैं हाँ। और लेट्स से 7वां क्वेश्चन का पड़ाव था, हाँ। वो पड़ाव आपने पार कर लिया, हाँ। अब आपको 8वां क्वेश्चन खेलने के बाद भी हारेंगे तो भी उतना ही मिलेंगे, जीतेंगे तो शायद ज्यादा मिल जाएगा, सही है। तो आप खेलेंगे ही। 8वां Correct. क्वेश्चन आप हमेशा खेलेंगे क्योंकि Correct. जीतेंगे तो मिल जाएगा, नहीं भी जीते तो 7 तो है ही। करेक्ट। तो वही फॉर्मूला आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए कि 16 से ज्यादा बन रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए कि 16 से कम ना हो, ज्यादा मिल जाए तो अच्छा बात है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। सो that's what it is. The highlight of the show मेरे हिसाब से was when you are trading, what are you looking at? Are you looking at a trading terminal? No, you are looking at yourself in the mirror. If you compose yourself looking in the mirror, chances are that you might come out of the trade with a very 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 big smile on your face. इस स्माइल वाली बात के साथ एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का बने रहने के लिए, और जारी रहेगा ये सिलसिला। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये बहुत कैजुअल शो है, हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, हम सिर्फ यहाँ आए, हमने यहाँ पे चेयर डाला, सामने मोबाइल फोन डाला, अभी कैमरा भी नहीं लिया हमने मोबाइल फोन डाला, माइक लगाए और हम चालू हो गए। ये कैजुअल डिस्कशन हमने सोचा है कि ऑप्शंस के बारे में करें, आसान भाषा में आपको ऑप्शंस कैसे सिखाए जा सके। तो अगर आपको पसंद आया या आपको लगता है कि कुछ हमें और कवर करना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और हम डेफिनेटली इस शो को और कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको और थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्ते।